कांग्रेस नेता नरेंद्र जिचकर और नरू भाऊ इस वक्त आर पार के मूड में हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता का कहना है कि पार्टी को उन पर भरोसा करना चाहिए और नागपुर पश्चिम से उन्हें टिकट देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि उनके बढ़ते कद के कारण उन्हीं की पार्टी के नेता उन पर हमले करवा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस से निष्कासित नेता नरेंद्र जिचकर और दीपक वानखेड़े के बीच माइक को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच हाथापाई भी हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नवरात्रि के मौके पर नरेंद्र जिचकर और दीपक वानखेड़े पश्चिम नागपुर के सुरेंद्रगढ़ परिसर में कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोनों नेता मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में नरेंद्र जिचकर ने अपने द्वारा किए कामों को लेकर बोलना शुरू किया। जिचकर थोड़ा ही बोले थे कि दीपक वानखेड़े ने यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, ऐसा बोलते हुए जिचकर से माइक छीनने का प्रयास किया, जबकि नरेंद्र जिचकर की तरफ से कुछ भिन्न ही बोला गया था, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं बता दें, नागपुर पश्चिम में नरू भाऊ की जन आशीर्वाद यात्रा को बड़ा समर्थन मिला है, जिसकी वजह से भी वे कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। जिचकर से हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप जरूर देखें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे तेज तर्रार और एक बेहतरीन चेहरा नरेंद्र जिचकर जी। नरेंद्र जी से हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, इनसे काफ़ी सारी बातचीत की थी, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जिस तरीके से इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है, तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी सर, अभी जिस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है, ताबड़तोड़ आपका मतलब रैलियां निकल रही हैं, आप बहुत सारी चीजें जा रहे हैं, डोर टू डोर आपके कैंपेन चल रहा है, लोगों में उत्साह आपकी तरफ से दिख रहा है, तो इस पर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक मैंने जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया था। बिल्कुल। और एक मैं पहला ऐसा इच्छुक उम्मीदवार हूँ जो लोगों के घर घर में जाके उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, और आशीर्वाद लेने के साथ साथ उनकी जो समस्या सुन के वो समस्या में सुलझा भी रहा हूँ। इसके चलते बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे मिल रहा है। खास करके अभी फेज 2 में जब मैंने 22 सितंबर से मेरी जो जन आशीर्वाद यात्रा मैंने सेकंड फेज शुरू किया, तो एक हजारों का सैलाब उसमें उमड़ पड़ा। मुझे मिल रहा जो प्रतिसाद है, मुझे मिल रहा जो जन समर्थन है, उसके चलते मैंने भी सोचा है कि अभी मैं आने वाले कुछ दिनों में अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिन्होंने उनके हमारे कुछ नेताओं ने मुझे राजकीय षड्यंत्र के तहत भले ही मेरे को पार्टी से बाहर निकाला, पर मेरे काम पे और मेरे दिल्ली के नेताओं पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे मेरे जैसे पढ़े लिखे नए चेहरे का विचार होगा। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि जो आपका प्रचार प्रसार चल रहा है वो कहीं दूसरी तरफ भी असर डाल रहा है। दूसरी तरफ का असर का मतलब है कि आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, तो उन्हीं के जो एमएलए हैं विकास ठाकरे जी अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, जबकि अभी इलेक्शन का माहौल है, तारीखों का ऐलान हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस सबके बावजूद भी विकास ठाकरे बहुत ज़्यादा अपने एरिया में नहीं दिख रहे हैं, तो इसका कारण आप तो नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विकास भाऊ ठाकरे ये जो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज उन्होंने 2024 की लोकसभा लड़ने के बाद और खास करके अपने ही क्षेत्र में 7000 से पीछे रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव लड़ेंगे। और आज वैसे भी वो कांग्रेस पार्टी के एक नेता है। आज उन्होंने पश्चिम नागपुर में मेरे जैसे नए चेहरे को यहाँ पे विधानसभा लड़ा के आने वाली लोकसभा अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब कि वो आपको विधानसभा लड़ाए? बिल्कुल लड़ाना चाहिए। आज डिजिटल मेंबरशिप का जब ऐलान हुआ तो मेरे जैसे एक, तब मैं सचिव था महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, 22,000 मैंने डिजिटल मेंबर मैंने किया, यानी 22,000 परिवार मैं कांग्रेस से जुड़ा। अब मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो पश्चिम नागपुर है। 90% जो परिवार मैंने पश्चिम नागपुर से जोड़ा। बहुजन विचार मंच के माध्यम से पिछले 6-7 साल से कांग्रेस के विचार जो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। शिवशाही महोत्सव के माध्यम से, संविधान जागर जैसे कार्यक्रम के माध्यम से, राजीव गांधी महात्मा गांधी के जयंती के माध्यम से जो मैं कांग्रेस के विचार घर घर में पहुंचा रहा हूँ। मेरे 2002 से जो मैंने हेल्थ कैंप किया, 560 के ऊपर मैंने हेल्थ कैंप किया, बिल्कुल 70,000 के ऊपर मैंने गरीब
जो अपने पेशेंट है उनको चश्मे मैंने वितरित किया। 12,000 से ऊपर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया और ये सब मैं निःशुल्क करते आ रहा हूँ। और आज के तारीख में पश्चिम नागपुर में जो बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, हमारे यहाँ के जो युवा पढ़ लिख के उनको रोजगार नहीं है। आज मैंने अभी तक 900 से 1000 लोगों को मैंने रोजगार दिया। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पद पे नहीं रहने के बाद भी मैं जब इतने काम कर सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी मेरे जैसे पढ़े लिखे और नए चेहरे का विचार करेंगी और हमारे आदरणीय आमदार मुझे समर्थन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन फिर से मैं विकास ठाकरे जी के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, आप दोनों का कुछ बीच में क्लैशेस भी हुए और वो जग जाहिर सी बात है उनको लेके। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो आपकी मदद करेंगे या आप उनकी मदद करेंगे? तो ऐसा तो नहीं संभव है। नहीं, देखो ऐसा है, मेरे पे एक साल में 3 बार अटैक हुआ है। बिल्कुल। महाकाल रोड में मेरे पे एक अटैक हुआ। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक मेरे जन आशीर्वाद यात्रा में गिट्टी खदान में मेरे पे अटैक हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा सुरेंद्रगढ़ में एक भुवनेश्वरी माता मंदिर के एक जागरण में, वहां पे भी मुझ पर हमला किया गया। तो कहने का ऐसा मतलब है कि आज जो हिसाब से जो भी मेरे राजकीय विरोधक है, वो उनको ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी जमीन अभी खिसक गई है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं डर ये लग रहा है कि आदमी तो इसको कितना भी हमने रोकने की कोशिश की, ये रुक नहीं रहे। तो ये जो है, आज मैं बहुत जल्द नॉमिनेशन में भरने वाला हूँ। उसके बाद मेरा फिर से मेरे दौरे शुरू होने वाले। आज भी मेरे दौरे शुरू है, पर आज जो कोड ऑफ कंडक्ट के जो नियम के अंतर्गत मेरा मिलना जुलना, जो भी छोटी मीटिंग्स है, वो मेरी तो चल ही रहे। लोग मेरे से मिल रहे, लोग मुझे समर्थन दे रहे। और मेरा बूथ मैनेजमेंट जो है, एक पार्टी का जैसा बूथ मैनेजमेंट रहता, उससे अच्छा मेरा बूथ मैनेजमेंट है। तो आज मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझे आज भी विश्वास है मेरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक इस पे जरूर विचार होगा। चलिए, ये तो खैर विचार होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो पार्टी को वो देखना भी चाहिए कि आपके जो कार्य हैं और इसके अलावा जो आपको एक जन समर्थन जो मिलता है, वो पार्टी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। खैर, वो तो पार्टी का और आपका मैटर है, लेकिन फिर भी मैं एक जरूर सवाल आपसे पूछूंगा। इसका जवाब देना नहीं देना वो आपके जिम्मे है। अगर सपोज करिए आपको टिकट नहीं मिलता है या पार्टी आप पे भरोसा नहीं दिखाती, वैसे तो दिखाना चाहिए, नहीं दिखाती है या किसी दूसरे को चुनाव लड़ाती है, तो क्या ऐसे में आप अपक्ष लड़ेंगे या किसी दूसरे पार्टी से बैनर से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दूसरे पार्टी की तरफ से लड़ने का तो कोई सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज मुझे जो बाकी पार्टियां है उनकी तरफ से काफी मेरे पे मुझे पूछा जा रहा है। कुछ पार्टी मुझ पे दबाव भी डाल रही है। दबाव कहना शायद गलत हो, आग्रह है उनका कि इन्होंने लड़ना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि आज जब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, विदर्भ में जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो आमदार है, जैसे सुनील वो केदार है, नानाभाऊ पटोले है, यशोमती ठाकुर है, बळवंत वानखेड़े है, जितने भी हमारे विजय वडेट्टीवार है, हर एक के कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां वो आमदार है, वहां पे कांग्रेस आगे है। एक में वो पश्चिम नागपुर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें खुद हमारे आमदार साहब जहाँ पे खुद उम्मीदवार है, वहां से डायरेक्ट फाइट में, यानी जहाँ पे ऐसी पार्टियां जहाँ पे खड़ी नहीं थी, जैसे जो कांग्रेस के विचार के, कांग्रेस के वोट एक डिवीजन कर पाती, तो ऐसे डायरेक्ट फाइट में हमारे माननीय आमदार 7000 से पीछे है। जो मेरे ख्याल से एक संदेश है लोगों का कि कहीं तो भी आपने रुक जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मैसेज तो हमारे हाईकमांड तक पहुंच ही गया होगा। अगर हाईकमांड तक वो मैसेज अगर पहुंच जाता है या पहुंच गया होगा, तो निश्चित मुझे मेरे हाईकमांड पे, मेरे कांग्रेस के नेता पे, और खास करके ये जो चुनाव है ये महाविकास आघाड़ी लड़ रही है। बिल्कुल। तो आज एक सीट का विचार होने वाला है, एक सीट मायने रखती है, तो हिसाब भी होने वाला है। तो ऐसा है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पश्चिम नागपुर के सीट का जब चर्चा होंगी, ये सब बातें सामने रखी जाएंगी या सामने आएगी, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी में भी सब लोग
फीडबैक लेते हैं, बिल्कुल। सर्वे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मेरे को एक संधि मुझे मिलेंगी, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेंगी। और आप जो सवाल पूछ रहे कि वो अपक्ष लड़ने की मुझे नौबत नहीं आएगी। नहीं, अगर बाई चांस, फिर से मेरा वही सवाल आ जाता है, अगर बाई चांस ऐसी नौबत आए फिर क्या करेंगे ऐसे में? देखो ऐसा है, मैं फिर से अब रिपीट करूंगा, ऐसी नौबत आएंगी नहीं। और अगर आती है तो जो लोग मेरे बूथ प्रमुख है, जो मेरा संगठन है, जो मेरे शुभ चिंतक है, जो मेरे वेल विशर है, जो मेरा परिवार है, यानी परिवार बोले तो मैं मेरा एक राजकीय परिवार, मेरा जो कौटुंबिक परिवार है, सबसे चर्चा करके आगे की रूपरेखा में रणनीति तैयार करूंगा। पर मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूं। आज मेरे पे भरे मीटिंग में मेरा ह्यूमिलेशन हुआ, मेरे पे अटैक हुआ, और उसके बाद भी मैं संघर्ष किया। मुझे निष्कासित धोखे से किया, एक राजकीय षड्यंत्र के तौर पे निष्कासित किया। ये पूरा नागपुर जानता है, पूरा नागपुर क्या पूरा महाराष्ट्र जानता है, क्योंकि अलग अलग जिले से मुझे वो टाइम जब फोन आए थे कि वो आपके साथ जो हो गया वो गलत हुआ। नहीं, वो फुटेज भी दिखा, वो फुटेज भी दिख रहे, इसमें मेरे पे अटैक हो रहा है। तो ऐसा है, मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाला आदमी हूँ, और मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष करूंगा। आज जन आशीर्वाद यात्रा जो मैंने निकाली, ये मेरे एक संघर्ष, मैं एक मेरे पे जो अन्याय हुआ है, मेरे पे जो आघात हुआ है, और आघात करने वाली मेरे ही लोग हैं, मेरे ही पार्टी के लोग हैं, जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे इसमें मैं आगे जाऊंगा। बिल्कुल। जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो खैर आपके लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। जाहिर सी बात है कि लोगों का जो समर्थन है वो पूरी तरह से आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप इस यात्रा से घर घर तक गए, अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने तक, वो घर घर तक पहुंचाने में आप सक्षम हुए। अब खैर वोट में तब्दील हो पाता है नहीं हो पाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक का जो वो है वो आपकी तरफ। देखिए ऐसा लोगों के लिए अगर हम काम करते हैं ना, बिल्कुल, तो वो वोटों में जरूर तब्दील होता है। आज जो 900,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया, और उसमें तो ज्यादातर पश्चिम नागपुर के हैं। बिल्कुल। दूसरा, मैं सिर्फ घर घर जाके आशीर्वाद नहीं ले रहा हूँ, आज मैं उनके काम भी कर रहा हूँ। 2.5 साल से यहाँ पे नगर सेवक नहीं है, और हमारे जो प्रतिनिधि है वो घर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे समय पे कोई कार्यकर्ता घर तक आ रहा है, और सिर्फ घर तक नहीं आ रहा है, उनको पूछ रहा है कि दादा आपका क्या काम है, और छोटे छोटे काम रहते। आज ये सब काम करने के लिए पद पे रहना कोई जरूरी नहीं है, आपको काम करने की तड़प चाहिए। आज मैं 20-22 साल से 2002 से मैं समाज में काम कर रहा हूँ, मैं लोगों में काम कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब जो है, मेरा जो 20-22 साल का मेरा जी समाज सेवा है, जो मेरी मेहनत है, ये 100% वोटों में ट्रांसफर होगी। जैसे आपके मुताबिक विकास ठाकरे जी ने काम नहीं किया, इसके अलावा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा कि विकास ठाकरे जी ने काम नहीं किया। विकास ठाकरे जी आप ही की पार्टी से आते हैं, अगर वो काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान कांग्रेस के ऊपर भी लगते हैं। देखिए ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है काम के बारे में। तो कोई बोलेगा काम नहीं किया, कोई बोलेगा नहीं बहु ने काम किया, पर 24 में जो प्रतिनिधि जो 5 साल से जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो प्रतिनिधि भले ही गडकरी साहब के खिलाफ 5 लाख से भी हारा रहता तो शायद कोई बात नहीं थी, पर जहां वो काम कर रहा है, जहां का वो प्रतिनिधि है, वहां कम से कम 5,000 से वो आगे रहना चाहिए था। खास करके ऐसे चुनाव में जहां डायरेक्ट फाइट हुई है, मतलब विभाजन नहीं हुआ है, तो ऐसे इसमें 7,000 में पीछे रहना, माननीय आमदार हमारे, उन्होंने भी अपना आत्मपरीक्षण करना चाहिए, और हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इस पे सोच होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, ये तो खैर आपकी वो चीज़ें हैं, आपकी पार्टी का अंदर का मैटर है। मैं एक और चीज़ फिर से हम एक रिपीट सवाल कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके आमदार ने काम नहीं किया, आपके क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि उनके आमदार ने काम नहीं किया। अभी आप अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर आप चुन के आते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे, अपने क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो युवा आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आगे भी आपको जिताते रहेंगे, आगे भी खड़ा करेंगे? देखिए, आज जो हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, रोड के, डामर कारपेटिंग के, नाली के, समझ गए ना, ये जो काम है, ये काम
कोई भी करना चाहिए, किसी ने भी करना चाहिए, वो भी कर रहे होंगे। मैं भी पद पे जब आऊंगा तो मैं भी ये काम करूंगा, और मेरे ख्याल से आमदार के नगर सेवक भी करते। पर सही मायने में आमदार का जो काम है उसके क्षेत्र में खास करके जो युवा है उनकी बेरोजगारी कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए प्रयत्नशील रहना मेरा भी चाहिए। यही आज मेरा भी यही 24 सवाल। सितंबर को मैंने जो एक जॉब फेयर किया, 517 युवाओं को मैंने एक दिन में रोजगार दिया। पर आने वाले 2 साल में ऐसे जॉब फेयर करके मैं 5000, मैं 5 साल भी नहीं बोल रहा, मैं 2 साल में ऐसे जॉब फेयर लगा के, रोजगार मेला लगा के कम से कम 5000 लोगों को रोजगार देने का मानस है। दूसरा, आज केटी नगर जैसा एक हॉस्पिटल नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो बंद पड़ा है। क्यों नहीं वहाँ डागा मैटरनिटी होम जैसा एक कॉर्पोरेशन की तरफ से एक सेंटर शुरू कर सकते हैं, जिसके तहत वहाँ के क्षेत्र की जो महिला है उनकी डिलीवरी वहाँ पे निःशुल्क हो सकती है। आज अलग अलग जो प्रभाग है वो पश्चिम नागपुर में प्रभाग में क्यों मोहल्ला क्लिनिक हम लोग शुरू नहीं कर सकते? तो आज आमदार पद का जो एक काम है वह क्यों नहीं आप गोरेवाड़ा जो इंटरनेशनल लेवल का उसको जू आप बना सकते, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में है, पर आमदार जो है अगर उसने ठहराया तो आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके वहाँ पे एक अच्छा इंटरनेशनल जू कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल नाम के लिए। आज आपको मैं बताता हूँ, आज कहीं पे भी गटर चोकअप हो गया तो वो सक्शन मशीन भेज के उसको साफ कर दे, ये तो नगर सेवक भी करता। आज सही मामले में ड्रेनेज सिस्टम बदलने की गरज है, क्योंकि आज पहले देखिए 5000 फुट का प्लॉट था, 5000 लोग रहते थे, आज वहीं पे टावर बना है, 50 लोग रहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वो है। आप कब तक वो सक्शन मशीन बेच के आप उसको क्लीन करें? वो करना चाहिए, पर सही मामले में ड्रेनेज सिस्टम, पश्चिम नागपुर के ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज बोरगांव से लेके जो पूरा जो नाला है वो नाले को आपने साफ करके उसका उसमें रिटेनिंग वॉल आपने करके तैयार करके उसको आप जब बारिश में पानी जो लोगों के घर में घुस रहा है वहां पे रिटेनिंग वॉल नहीं रहने के कारण उसके कारण लोगों के घर में पानी जा रहा है, उसके कारण बीमारियां फैल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा, सुरेंद्रगढ़ में जहाँ पे जो लोग रहते अभी भी वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होके लोगों की वहाँ पे लोग जख्मी हो रहे हैं, उनका घर टूट रहा है, फूट रहा है। तो ये काम तो आमदार ने करना चाहिए जो लोगों को भी अपेक्षित है। आज गटर नाले जो है और गट्टू लगाना ये कोई अपन ये तो नगर सेवक भी करते हैं। आप एक बात ख्याल में रखिए, आमदार के क्षेत्र में बहुत ऐसे काम है जो लोगों के लिए हम कर सकते हैं, उस क्षेत्र का विकास सही मायने में हम कर सकते हैं। इंटरनेशनल जू अगर वहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड का गोरेवाड़ा हो गया, वहाँ के क्षेत्र के लोगों की वहाँ पे रोजगार मिलेगा, स्वयं रोजगार। 8 से 10,000 लड़के रोजगार और स्वयं रोजगार के माध्यम से वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। किसी की चाय की टपरी लग सकती है, किसी का रेस्टोरेंट चल सकता है, किसी का होटल चल सकता है, किसी की टैक्सी चल सकती है। तो कहने का मतलब आज आमदार जो है, जो हिसाब से उन्होंने काम करना चाहिए वो हिसाब से शायद काम हुआ नहीं, इसलिए अपने क्षेत्र में 7,000 से पीछे है। और ये मेरा एक मेरे पार्टी से मेरी विनती है कि आप जब लोकसभा में आपने नए फेसेस दिए, डॉक्टर प्रशांत पडोले, ये कोई कांग्रेस का आदमी था, कार्यकर्ता था, 10 साल पहले शिवसेना में था, 3000 वोट मिले थे। हमारे नानाभाऊ पटोले ने उनको लोकसभा की टिकट दिया, पढ़ा लिखा एक नौजवान वहां से चुन के आ गया, श्याम कुमार बर्वे, ये न्यू फेस है, प्रतिभाताई धानोरकर, ये न्यू फेस है, अमर काळे जो राष्ट्रवादी ने लड़ाया वो लोकसभा में न्यू फेस है, बलवंत वानखेड़े जो आमदार लोकसभा लड़ा और जीता, इतनी बड़ी लड़ाई जीता, वो न्यू फेस है। तो आज पार्टी ने भी देखा कि लोकसभा में जो न्यू फेसेस दिए वो सब जीत गए। तो आज अगर आपको हरियाणा में जो कांग्रेस जीती हुई जो बाजी हार गई, वो अगर रोकना है तो आपको नए फेस देना पड़ेगा। ऐसे मेरा पार्टी को एक मेरा कहना है। चलिए, आपने अपना चुनावी मैनिफेस्टो भी हमारे जरिए समझा दिया है कि आप क्या क्षेत्र में करने वाले हैं। पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो तो खैर अलग रहता है। मेरा एक 3-4 दिन में मेरा जो मैनिफेस्टो है, जो मैंने जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बस्तियों में जाके जो मैंने समझा, वो मैं 3-4 दिन में मैं रिलीज कर रहा हूँ। वो आप अगर देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि पश्चिम नागपुर का आमदार नरेंद्र जिचकर जैसा है। बिल्कुल, जब भी आप मैनिफेस्टो रिलीज करें तो हम जरूर आएंगे और उसको कवर भी करेंगे और दिखाएंगे भी जनता को कि आपके मैनिफेस्टो क्या है और क्या पूरा करने वाले हैं। खैर,
अभी बस मेरा एक अंतिम सवाल है और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये आप बोलें। आप मराठी में इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपका जो क्षेत्र है मराठी क्षेत्र है। आप हमारे माध्यम से अपनी जनता को कुछ अपील करना चाहें तो आप अपील कर सकते हैं। पश्चिम नागपूरच्या मतदारांना मी एवढं सांगू इच्छितो की आपला जो प्रतिनिधी आहे तो आपण निवडून देत असताना तो किती शिकलेला आहे हे बघणं गरजेचं आहे. कारण शिकलेला जो उमेदवार आहे त्याच्यावर संस्कार असतात, त्याचं काही विजन असतं. दुसरं, तो जो प्रतिनिधी आहे त्याची संगत कशी आहे, त्याच्यासोबत राहणारे लोक कोण आहे, क्रिमिनल लोक त्याच्यासोबत राहतात का हे देखील बघणं गरजेचं आहे. त्याचं कॅरेक्टर कसं आहे हे देखील बघणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे तो काम कसा करतो आणि तो काम जे आहे तो कोणासाठी करत आहे. आज बहुतांश जे उमेदवार आहेत यांचा राजकारण हा धंदा झालेला आहे. ह्या राजकारणातून आलेल्या पैशावर त्यांचं कुटुंब चालतं, त्यांचं राजकारण चालतं. मला असं वाटतं की ह्या सगळं बघून आपण पक्षाच्या विचारधारेच्या बाहेर, आपण काय की एखाद्या पक्षाला आपण समजा फॉलो करत असतो पण त्या पक्षाने समजा उमेदवार चुकीचा दिला तर मला असं वाटते पक्षाची विचारधारा ही बाजूला ठेवून आपण चांगल्या प्रतिमेचा, शिकलेला आणि काम करत असलेला जो लोकांमध्ये जाऊन काम करतो अशा उमेदवाराला तुम्ही प्राधान्य दिलं पाहिजे ही विनंती तुम्हाला मी आज यांच्या माध्यमातून करतो. धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने जो सवाल के जवाब दिए हैं वो भी बहुत, हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके. तो अभी आने वाले समय में और भी हम कवरेज देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपने चुनावी क्षेत्र में उतर ही रहे हैं और आपने ठान लिया कि आप चुनाव लड़ेंगे. तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं. और ऐसे जो उम्मीदवार हैं नए, मैं भी जनता से, खैर हमारा विनती करने का कोई मतलब नहीं बनता लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आपके बारे में सोचें और जो भी है विचार करके अपना निर्णय दें. तो धन्यवाद. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू करके. वेरी मच. मैं मनीष कुमार इनको नागपुर से, धन्यवाद.